Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to this Wednesday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is V. Ravi Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से जुड़ी हुई ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए ऑनलाइन आमंत्रित हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के एडिटोरियल डायरेक्टर ए.के. भट्टाचार्य। ए.के.भी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइंस से, जिसे लेकर मौजूद हैं वी रवि कुमार। Union Cabinet approves 6,000 crore rupees equity infusion by government in NIIF to boost infrastructure debt financing. Domestic equity indices plunge 1.5% and Brent crude price rise to rate beyond $48 per barrel. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढांचा क्षेत्र में ऋण उपलब्ध कराने के वास्ते नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड NIIF में 6,000 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश की मंजूरी दी। घरेलू शेयर बाजार में बिकवाली तेज, 1.5% घाटे के साथ बंद हुए प्रमुख सूचकांक और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $48 प्रति बैरल से ऊपर पहुंची। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड NIIF द्वारा प्रायोजित ऋण प्लेटफॉर्म में 6,000 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश की मंजूरी दे दी है। NIIF निधि दो कंपनियों असीम इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड और NIIF इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड से मिलकर बनी है। अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सरकार के प्रोत्साहन पैकेज के तहत वित्त मंत्री ने 12 नवंबर को आत्मनिर्भर भारत के जिन 12 उपायों की घोषणा की थी, उनमें से एक ये भी था। NIIF इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म करीब 1 लाख करोड़ का ऋण अगले 5 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बुनियादी ढांचा क्षेत्र को उपलब्ध कराएगा। इससे देश में बुनियादी ढांचा क्षेत्र के विकास के साथ साथ अधिक मात्रा में निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। मंत्रिमंडल के फैसलों के बारे में आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि मंत्रिमंडल ने लक्ष्मी विलास बैंक के DBS बैंक इंडिया लिमिटेड के साथ विलय की योजना को भी मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि इससे बैंक के खातेदारों पर अपनी जमा राशि की निकासी पर लगी पाबंदी दूर हो जाएगी। श्री जावड़ेकर ने कहा कि विलय की प्रक्रिया तेजी से पूरा करने और लक्ष्मी विलास बैंक की समस्या के सरकार की वचनबद्धता के अनुसार समाधान से बैंकिंग प्रणाली में सुधार होगा और बैंक के खातेदारों तथा वित्तीय प्रणाली दोनों के हितों की रक्षा हो सकेगी। श्री जावड़ेकर ने यह भी बताया कि मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने मेसर्स ETC टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड में मेसर्स ETC एशिया पैसिफिक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 2,480 करोड़ रुपए के निवेश को भी मंजूरी दे दी है। इससे देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ेगा और आर्थिक विकास के साथ नवाचार में भी प्रगति होगी। इसे हम एक महत्वपूर्ण पहल कहें। 6,000 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश होगा। लोग यानी कह लें कि कई संस्थानों को इसके माध्यम से ऋण मिल सकेगा। आपकी प्रतिक्रिया हम समझना चाहेंगे, किस तरह ये सहायक होगा आसानी से लोगों को ऋण उपलब्ध कराने में? देखिए, ये जो 6,000 करोड़ का जो पूंजी दिया गया है, ये हमें समझना है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में अगर 1 रुपए की पूंजी हम डालते हैं तो करीबन हम 4 रुपए की ऋण लेकर एक 5 रुपए का प्रोजेक्ट हम एक चालू कर सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर 6,000 करोड़ का ऋण दिया गया है तो ये जो NIIF जो कंपनी जो है वो ऐसा निवेश कर सकती है, करवा सकती है, जिससे कि करीबन 30,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट मैं समझता हूँ कि इसमें इस साल में या अगले साल में
आ सकते हैं। तो ये एक प्राथमिक एक कदम है। जैसा आपने कहा कि 1 लाख करोड़ का एक बजट है कि NIF किस तरह से आगे पूंजी निवेश करता है, पर मैं समझता हूं कि अगर 1 लाख करोड़ से आप 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में ला सकते हैं, तो अगर आप 6,000 करोड़ का इस वक्त दे रहे हैं तो 30,000 करोड़ का जो एक बुनियादी इसमें इन्वेस्टमेंट का एक बहुत बड़ा एक योगदान रहेगा। AKB, this debt financing platform, this is the debt platform of NIF. NIF is a professional fund manager which is anchored by the Government of India, and it manages certain funds like the Master Fund, which is a core infrastructure fund or a fund of funds. So how would this debt fund, you're saying that for every 1 rupee that you put in as equity, like 6,000 crore has been put in, there will be a 5-time multiplier effect in terms of the actual investment thanks to the gearing. That's what you're saying. So over the next 5 years, the 1.1 lakh would be 5.5 lakh crore. That's right. So how is this debt platform that is being brought in different from the existing funds that NIF is? Well, what happens is that these are, as I've understood it, is that these are new instruments for raising resources. So once these are floated, they will be able to raise resources from the market by way of debt. And that money, the end use of that money will be in key infrastructure projects. It's possible that they are linked to specific infrastructure projects, but from past experience, these are not linked. The money that is raised is invested in infrastructure projects by agencies that are identified or designated by the government. AKB, the other important decision that has been spoken about that Manoj just mentioned was the scheme of amalgamation of LVB and DBS being approved. Now, in the last few months, almost a year or so, there have been 3 such instances. You started with PMC, then you had the Yes Bank, and now you have the LVB. Now, this seems to be, the regulatory response seems to be improving with every instance, and this was really smooth and probably a very short moratorium with the equity being written down to zero, although that might be challenged. How do you see, is this the norm? Is this becoming a precedent for future any such defaults? Touch wood, well, that should not happen. To be fair, the central bank, which is the Reserve Bank of India, have been avoiding any failure of banks for the last several decades. And the way forward has been how the banks that are in trouble, those troubles and problem areas are identified well in time, and then a kind of a white knight is identified, and even if there is a moratorium of sorts, it doesn't last more than a month or so, or maybe in some cases it is lasting only for 4 or 5 days, or 7 days, or 10 days, or in this case is 1 month. So after which the white knight comes in consultation with the central bank, and then he takes over the assets and the liabilities. So the central goal of such operations is that the depositor's money remains by and large safe. So I think that's the first point that we must recognize, that the Reserve Bank of India, more than any other thing, it is this depositor's interest to be kept intact is the primary goal in such operations. Having said that, the LVB and DBS deal is telling us quite a few new things in the manner in which the RBI is looking at such moratorias and bailout of banks in trouble. Number one, this is the first time the Reserve Bank of India has looked at a foreign bank subsidiary to bail out a bank in trouble. In the past, what we have seen is mostly public sector banks were asked, and yes, support was enlisted to take over the bank in trouble. So this is the first foreign bank which has come in. The second thing is, this also means that the government's resources are now less taxed. If a public sector bank had been asked to take over LVB, then what would have happened is that the government public sector bank would have had to come and take
some sort of a haircut, which would have meant that the government's capital requirement for those banks which are bailing out the troubled bank would have gone up. So that's the second point. And the third most significant point is that the private banks which get into trouble, their employees no longer have the comfort that if they are in trouble, they will be taken over by a public sector bank. They will be taken over maybe by another private bank or by a foreign bank. Now that means they are subjected to greater scrutiny in terms of performance and everything. So I think, all told, this is a new experiment, getting a foreign bank to take over a troubled private sector bank. You will recall that there were quite a few other private sector NBFC suitors, but those were not favored. And there was an AGM which recently happened where a lot of things happened. Yes. यहाँ पर श्रोताओं हम लेना चाहेंगे एक विराम के बाद फिर से हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम मार्केट मंत्र। बने रहिए हमारे साथ। बड़े भैया इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि आंख झपक जाए और अवसर बीत जाए। अरे छोटे, मतलब ये कि अगर आप निवेश करने के बाद उसे भूल जाएंगे तो उसे बेहतर बनाने के मौके आके चले जाएंगे। ओ तो ये बात है। हाँ छोटे, निवेश के बाद उस पर निगरानी रखिए, आंखें मूंद कर सोते मत रहिए। बड़े छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम मार्केट मंत्र में। एके भी हम आपका ध्यान एक बार फिर से आकृष्ट करना चाहेंगे NIIF के लिए जो 6,000 करोड़ रुपए के निवेश की जो पूंजी निवेश की जो मंजूरी मिली है उस पर एक आम श्रोता के नजरिए से इस निधि से ऋण कौन ले सकेंगे और रोजगार के अवसर कहां बन सकेंगे। मुख्य जो कह लें कि ध्येय है वो है कि इससे भारत आत्मनिर्भर बने और लोगों को रोजगार मिले। वह किस तरह से संपन्न होगा, कहां हो सकेगा? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। इसमें जो रोजगार की जो स्रोत जो आएगी वो डायरेक्टली इस फंड से नहीं आएगी। इस रोजगार का स्रोत आएगा इस फंड के जरिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनने की योजनाएं की जाएंगी, उन योजनाओं से नौकरी बनेगी। नौकरी तो मिलेगा ही, पर नौकरी के साथ साथ सबसे बड़ा जो एक इसका योगदान रहेगा अर्थनीति के लिए वो है कि अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बन सके तो हमारी जो ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और जो ओवरऑल जो इकोसिस्टम जो है उसमें बहुत एक वृद्धि होती है। उसमें बहुत सारे कठिनाइयों से सामना नहीं करना पड़ता है। तो मैं समझता हूं कि ये रोजगार तो बढ़ती है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से, पर ये जो निधि जो फंड जो है ये फंड से वो आम आदमी को लोन नहीं ले सकता। ये जो निधि जो फंड है इस फंड का इस्तेमाल होगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए। जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनेंगे वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कंपनियां इस निधि से वो लोन ले सकती हैं। तो ये आम आदमी के लिए लोन नहीं है और आम आदमी के लिए सिर्फ ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो बनेंगी, जैसे अगर रास्ता बन रहा है या ब्रिजें बन रही हैं या कोई नया एयरपोर्ट बन रहा है उसके लिए या एयरपोर्ट की फैसिलिटीज बन रही हैं, उसमें जो नौकरी जो बनेगी वो नौकरी आम आदमी के लिए होगी। आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं, चलें शेयर बाजार की ओर। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मिले जुले रुख के बीच घरेलू शेयर बाजार में आज बिकवाली तेज रही और प्रमुख सूचकांक 1.5% से अधिक घाटे के साथ बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 695 अंक यानी 1.56% लुढ़ककर 43,828 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 197 अंक कम होकर 12,858 दर्ज हुआ। छोटी और मझोली कंपनियों के शेयरों की बिकवाली भी तेज रही है। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 1.76% घाटे में रहा। स्मॉल कैप इंडेक्स में 1.13% की गिरावट हुई। Key domestic indices today plunged by more than 1.5% amid mixed global markets. The BSE 30 share index Sensex tumbled 695 points or 1.56% to settle at 43,828.
The NSE Nifty 50 index also declined 197 points or 1.51% to settle at 12,858. The broader market at the BSE underperformed the Sensex as the BSE Mid-Cap Index depreciated 1.76%, while the BSE Small-Cap Index fell 1.13%. In the Sensex pack, shares of 27 companies logged losses, while 3 ended with gains. ONGC climbed 6.3%, while Power Grid and IndusInd Bank gained marginally, up 0.3%. On the other side, Kotak Bank and Axis Bank both lost 3.2%. Sun Pharma declined 2.6%, while HDFC Bank and Bajaj Finance both fell 2.5%. In sectoral indices, 18 out of 19 sectors tumbled. Majority of the sectors declined in the range of 1 to 2.2%. However, the overall breadth of the BSE trade was positive as 1,688 shares gained, 1,144 shares declined, and 181 remained unchanged. AKB, the markets were showing the euphoria initially about the vaccine. Now there's also news coming in about the vaccine that's probably most relevant for India, which is the Oxford one, showing an efficacy of 70%. So after that, we've seen the domestic indices plunge. Is this because of the FNO expiry tomorrow, or is it because of the natural process of correction? What do you see this as? Well, it's a combination of factors. I think certainly the expiry, the contract expiry coming up is one of the factors. But the other big factor, I think, is profit booking at its best, actually, because the markets have run up on the back of a series of market-friendly news developments, starting from the vaccine. If you look at even the Western markets, they've really risen to, the Dow has gone up to cross 30,000. So therefore, having seen this market and markets running ahead of the fundamentals, I think there has been widespread profit booking, and my sense is that this trend will continue. As a market participants say, that the juice in the market is not yet completely gone. So you will see this trend being repeated several times in the run-up to the budget, which will be in 2 months from now. So I would say that the investors, the retail investors, should be cautious, be prudent, not get carried away, because the smart money moves in a way that the smart people are those who are investing and also booking profits. So therefore, this trend will continue for some more time. Remember that the VIX, which is the volatility index, has gone up by 10% today. So this is shows the volatility in the market. So this trend will continue, and but no one meaning should be drawn from it as if the markets have collapsed today. Yes, they have. The market collapse today 1.5% is largely because of profit booking and the expiry contract coming up. AKB, आज ONGC के शेयरों में खासी वृद्धि को देखने को मिली है, 6.3% की। कोई खास यानी कारण रहा? मुझे लग रहा है कि वो जो एक तो है कि तेलों के दामों में थोड़ी बहुत हार्डनिंग हुई है, और दूसरा मुझे ये लग रहा है कि जो सरकार का जो सब्सिडी जो बर्डन जो है वो इस साल ज्यादा नहीं है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो ओएनजीसी का जो प्राइस जो होता है, वो प्राइस अनेक समय हमने ये देखा है कि ओएनजीसी का जिस दाम से वो तेल बेचती है तेल कंपनियों को, उसमें अगर प्रेशर गवर्नमेंट फाइनेंसेस में ज्यादा हो तो उसमें इंटरनल दामों में हेरफेर होती है। मुझे लग रहा है कि इस बार ओएनजीसी के ऊपर कोई ऐसा एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है सरकारी कंपनी होने के नाते, तो वो उसी सेंटीमेंट से लग रहा है कि ओएनजीसी और इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस थोड़ा बढ़ जाने से मुझे लग रहा है कि ओएनजीसी में आपने इतना एक थोड़ी बहुत उछाल आई है आज की तारीख में। Market Mantra will be back after a short commercial break.
बड़े भैया इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। सिंपल है छोटे, इन्वेस्टमेंट डांस की तरह है। अगर ध्यान से सोच समझ कर करोगे तो मस्त रहोगे, और अगर लापरवाही की बाजू वाले से भिड़ोगे। ओ तो ये बात है। हाँ छोटे, इन्वेस्ट करने से पहले पूरी जानकारी जुटाइए और बाजू वाले की नहीं, अपनी अकल लगाइए। बड़े भैया। अरे छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम मार्केट मंत्र में। आइए अब चलें वैश्विक बाजारों की ओर। सबसे पहले नजर डालते हैं एशियाई शेयर बाजारों पर, जहां आज मिला जुला रुख दिखा है। अमेरिका में डाउ जोन्स सूचकांक पहली बार 30,000 के स्तर से ऊपर पहुंचने का यूरोप और एशिया दोनों जगहों के प्रमुख बाजारों में मिला जुला असर दिख रहा है। एक और निवेशकों की सक्रिय भागीदारी से जापान का निक्केई 225 सूचकांक 0.5% लाभ में रहा। हांगकांग का हिंगसेंग 0.3% ऊपर आ गया। उधर बिकवाली के दबाव में चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 1.2% लुढ़क गया। सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स में 0.8% की गिरावट हुई। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.6% घाटे में रहा। यूरोपीय बाजारों पर ध्यान दें तो समाचार तैयार किए जाने तक मिला जुला रुख दिख रहा था। अंतर्दिवसीय कारोबार में लंदन का FTSE 100 तथा जर्मनी का डेक्स दोनों 0.3% नीचे थे। फ्रांस का CAC 40 बिना किसी उतार चढ़ाव के अपने पूर्व स्तर के आसपास बना हुआ था। EKB, one of the events that we were all looking forward to was the 3rd November US elections. The other international event that has been spoken for almost 12 months now is Brexit, where the deadline is 31st December. Has all the possible scenarios already been priced into the international markets, or could there still be a surprise there? No, I think you still don't know how Brexit will play out. The entire, the world is looking forward to what happens and how Brexit plays out, and how does the Biden administration looks at its trade agreement, which was to happen with the UK. So all those uncertainties are still there. But amidst all these uncertainties, there are an array of good news developments. Even the Biden's new team that has been announced, Janet Yellen's name, shows that she will be able to, as the Treasury Secretary, she will be able to secure the kind of bipartisan support that the Biden administration will perhaps need if it doesn't have a clear majority in the Senate. So I think the appointment of John Kerry as on the climate change side is a very good appointment. So I think on the whole, the earlier uncertainties about the transition from Trump to Biden, all those transition uncertainties are getting over. Yes, Brexit uncertainty is there, and we do not know, still played out. But on the US side, I would say, and the vaccine discoveries, you have got 4 vaccines right now in play. So there is a general sense of buoyancy in the overall sentiment that one can clearly see it. But since you asked me about the uncertainties, yes, there are uncertainties on Brexit, certainly. You also are probably will be seeing the positive impact of the kind of agreements that Israel signs with the Arab world. It has already signed an agreement with UAE and Bahrain. Its meetings with Saudis have not gone as well as it could have. So there is suddenly the year is ending with a lot of new turns that one can look at as 2021 approaches. You mentioned the U.S. market. The U.S. stocks rallied yesterday and the Dow breached the 30,000 level for the first time, as investors anticipated a 2021 economic recovery on coronavirus vaccine progress. The formal clearance for President-elect Joe Biden's transition to the White House also boosted investors' sentiment. The Dow Jones Industrial Average climbed 1.5% and the S&P 500 gained 1.6% and the Nasdaq Composite Index added 1.3%.
We even saw Donald Trump making a brief 2-minute press briefing claiming 30,000 as a victory. 30,000 is obviously a lifetime high for Dow Jones. Is it a very significant number? Because Dow Jones Industrial Average is no longer a very relevant index. It's a broad-based index. It captures all the major stocks. And if 19,000 at the start of the year, or when the COVID-19 was playing havoc with the world in March or February or March, 19,000 was creating scare among the markets. So I'm sure 30,000 will be viewed in the same way as a recovery from the 19,000 levels. So to have reached from 19,000 to 30,000 in a space of around 8 months is actually something that the markets cannot brush aside, even though, as you rightly pointed out, that the Dow has lost its earlier luster and glamour, has been taken over by other more contemporary and technology-led indices. Probably, as Joe Biden claimed, it does signal America is back. Let's look at the rupee. The rupee today appreciated 9 paise to close at 73 rupees and 91 paise against the US dollar. On the other hand, the dollar index, which indicated the US dollar strength against a basket of 6 other leading currencies, remained almost unchanged at 92.24 in intraday trade. Looking at the oil market, oil today rose for the 4th straight session as the market shrugged off an industry report that showed US crude stockpiles had risen more than expected, extending a rally driven by hopes that a COVID-19 vaccine will boost fuel demand. In intraday trade, Brent crude prices were trading around $48.10 per barrel, while WTI crude prices were around $45.10 per barrel. आइए चलें सर्राफा बाजार। दिल्ली सर्राफा बाजार में मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में सोने का मूल्य आज 144 रुपए बढ़ा है, 48,729 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया। उधर चांदी भी अंतर्दिवसीय कारोबार में 410 रुपए और महंगी हुई, 60,031 रुपए प्रति किलो के स्तर पर पहुंच गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी सोने के मूल्य में मजबूती देखी जा रही है। न्यूयॉर्क एक्सचेंज में सोने का मूल्य बढ़कर $1,870.20 प्रति आउंस के स्तर पर पहुंच गया। चांदी भी $23.56 प्रति आउंस के स्तर पर पहुंच गई। और बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से AKB हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। नमस्कार। Thank you, AKB, for joining us live on Market Mantra and discussing the various news stories on Market Mantra. Before we close this edition of Market Mantra, a reminder of the headlines. Union Cabinet approves 6,000 crore rupees equity infusion by the government in NIIF to boost infrastructure debt financing. Domestic equity indices plunge 1.5%, and Brent crude price rise to trade beyond $48 per barrel. इसके साथ ही हम अपने कार्यक्रम को संपन्न करना चाहेंगे, लेकिन श्रोताओं से आग्रह करेंगे कि हमारा कार्यक्रम उनको कैसा लगता है उसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया हमें नियमित रूप से दिया करते रहें, हमारे कार्यक्रम को सुनते रहें और हमसे संपर्क करते रहें। बस इसी के साथ हमारा कार्यक्रम संपन्न होता है।